Okay, so students, last day we have done total 6 clotting factor. Today we will continue with the next clotting factors. So next clotting factor is the factor number 7, which is also known as the name with proconvertin or stable factor. सो जो हमारा फैक्टर नंबर 7 है, जहाँ प्रो कन्वर्टिन फैक्टर है, सो दिस फैक्टर इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा. ओके, बट क्लॉटिंग के ड्यूरिंग इसका कुछ इतना फंक्शन नहीं होता है. इसकी जो सिंथेसिस होती है हमारे लिवर के अंदर होती है. सो लिवर के अंदर विटामिन के की प्रेजेंस में जो है प्रो कन्वर्टिन या फैक्टर नंबर 7 या स्टेबल फैक्टर की फॉर्मेशन होती है. इट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर. So it's a glycoprotein in nature which is synthesized inside the liver in the presence of vitamin K. जो हमारा फैक्टर 7 है प्रोकन्वर्टिन या स्टेबल फैक्टर है, दिस इज अ हीट स्टेबल फैक्टर. मतलब अगर हाई टेम्परेचर करोगे तो हाई टेम्परेचर की वजह से इसकी प्रेसिपिटेशन या इनएक्टिवेशन नहीं होगी. तो 56 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी अगर आप इसको हीट करोगे तो दिस फैक्टर विल ऑलवेज रिमेन स्टेबल. इसके स्ट्रक्चर को कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो जो हमारा फैक्टर नंबर 7 है, दिस इज ऑलवेज कंबाइंड विद द फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर 2. सो प्रोथ्रोम्बिन के साथ एसोसिएटेड रहता है फैक्टर नंबर 7. सो ड्यूरिंग द ब्लड कोगुलेशन जो फैक्टर 7 है वो हमेशा प्रोथ्रोम्बिन के साथ एसोसिएटेड रहेगा. इसके अलावा आप लोगों ने जो थर्ड फैक्टर पढ़ा था थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि एक टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है जिसको हम लोग एक्सट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से भी जानते हैं. तो उसकी फॉर्मेशन में भी जो फैक्टर 7 है वो इन्वॉल्व होता है. फैक्टर 7 की इन्वॉल्वमेंट होती है ताकि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो टिश्यू के अंदर है ड्यूरिंग द इंजरी टाइम इस फैक्टर की फॉर्मेशन हो सके. सो क्या है कि जब भी कभी ये फैक्टर जो है इसकी डेफिशिएंसी होती है तो डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं. इसके अलावा कुछ एक पेशेंट्स जो कि डाइकोमेरिन वगैरह मेडिसिन के ऊपर जो है मतलब उनको मेडिसिन दी जाती है डाइकोमेरिन वगैरह. ये मेडिसिन जो है इसलिए दी जाती है अगर किसी पर्सन के बॉडी में ज़्यादा क्लॉट बन रहे हैं तो उसके ब्लड थिनिंग के लिए डाइकोमेरिन या एस्पिरिन वगैरह मेडिसिन दी जाती है. तो जो पर्सन ऐसे मेडिसिन का इंटेक कर रहे हैं और आप उनके ब्लड सैंपल को लेकर के फैक्टर 7 की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना चाहो तो आप लोगों को उनमें फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी जो है वो मिलेगी. इसके अलावा अगर किसी पर्सन के बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई है तो विटामिन के यू नो दैट इट्स वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑल द क्लॉटिंग फैक्टर्स विच आर फॉर्मिंग इनसाइड द लिवर. सो विटामिन के की डेफिशिएंसी के केस में भी जो फैक्टर 7 है इसकी डेफिशिएंसी जो है पाई जाती है. सो ड्यूरिंग ब्लड कोगुलेशन क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन की जब कन्वर्जन होती है टू द थ्रोम्बिन, उस कन्वर्जन के लिए प्रो कन्वर्टिन जो है जो क्लॉटिंग फैक्टर है इसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो उस टाइम पे क्या होता है, जो प्रो कन्वर्टिन जो फैक्टर है ये कन्वर्टिन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि प्रो कन्वर्टिन मीन्स अभी अपनी प्रो पोजिशन में है विच हैव टू चेंज एग्जैक्टली टू द एक्टिव स्टेट विच इज़ द कन्वर्टिन स्टेट. सो कन्वर्टिन स्टेट के ड्यूरिंग जो ये फैक्टर है तब एक्टिव फॉर्म में रहेगा. जो इसकी रेंज है, फैक्टर की रेंज है वो हम लोग 150 to 150% ऐसे इसकी रेंज के बारे में बात करते हैं. तो नॉर्मल रेंज जो है 50 to 150% है. अगर इस फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस बंदे में क्लॉटिंग जो प्रोसेस है वो इफेक्ट होगा. कैसे होगा, जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी है और आप उनका प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट लगाओगे तो उनमें जो है प्रोलॉन्ग्ड जो है ब्लीडिंग टाइम आप लोग नोट करोगे. मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम की जो रीडिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी लेकिन एपीटीटी जो है वो नॉर्मल रहेगा. तो आप बोल सकते हो कि फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी के लिए द बेस्ट टेस्ट इज़ द प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट. सो
फैक्टर 7 के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि फैक्टर 7 जो है वो प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर के साथ एसोसिएटेड रहता है, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2 है। और जब कभी भी बॉडी में क्लॉटिंग का प्रोसेस चलता है तब भी ये प्रो कन्वर्टिन जो है ये कन्वर्टिन की फॉर्म में चेंज हो जाता है और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। एक्सट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन आप लोग टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन को बोल सकते हो। फैक्टर 7 की जो फॉर्मेशन होती है हमारे लिवर के अंदर होती है विटामिन के की प्रेजेंस में। इसके अलावा जो फैक्टर 7 है ये काफ़ी स्टेबल फैक्टर है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज भी कर दोगे तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप रिकॉल करो लास्ट जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हम लोगों ने हीट लेबाइल वाले किए हैं उनमें पढ़ा कि 56 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है ये इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन फैक्टर 7 के ऊपर इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। फैक्टर 7 जो है वो 56 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी स्टेबल है। नॉर्मल रेंज कितनी है 50 to 150% है नॉर्मल रेंज, और प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो जाता है अगर फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी हो। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर हम लोग करते हैं। सो नेक्स्ट फैक्टर इज द फैक्टर नंबर 8। फैक्टर नंबर 8 को हम लोग एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी बोल देते हैं। सो हीमोफिलिया नाम की डिजीज़ है, उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट जो है ये फैक्टर जो होता है। सो हीमोफिलिया में क्या होता है, सेम ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है नॉर्मल से। अगर किसी बंदे को कहीं पे भी इंजरी होती है तो ब्लीडिंग को स्टॉप होने के लिए थोड़ा टाइम लंबा लगता है। तो हीमोफिलिया में जो ब्लीडिंग है वो काफ़ी एक्सेसिव हो जाती है। सो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए कौन सा फैक्टर है, फैक्टर नंबर 8, जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करता है ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो पाए। सो इसकी जो फैक्टर 8 की नॉर्मल रेंज भी 50 to 150% तक ही है, और प्लाज्मा के अंदर फैक्टर नंबर 8 जो है प्रेजेंट रहता है। जो फैक्टर नंबर 8 है ये भी थ्रोम्बोप्लास्टिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन, चाहे वो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है चाहे वो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन है, दोनों फैक्टर्स की फॉर्मेशन में जो है हेल्पफुल होता है फैक्टर नंबर 8, दैट इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। सो अगर आप किसी भी हीमोफिलिक पेशेंट का ब्लड सैंपल लेकर के फैक्टर 8 को चेक करना चाहो तो फैक्टर 8 जो है उस केस में आप लोगों को इसकी डेफिशिएंसी मिलेगी। सो हमारे प्लाज्मा के अंदर ये फैक्टर प्रेजेंट होता है और डिसअपियर हो जाता है हमारे प्लाज्मा से व्हेनेवर जो है ब्लड की क्लॉट की फॉर्मेशन होती है उस केस में। ओके, clear students up to this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. सो जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं इन ऑलमोस्ट जो, अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर 8 की भी बात करूँ तो इसकी जो फॉर्मेशन होती है हमारे लिवर के अंदर होती है। सो लिवर के अंदर फॉर्मेशन कैसे होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। सो विटामिन के की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन क्लॉटिंग फैक्टर्स की फॉर्मेशन के लिए। सो विटामिन के जो है उनकी प्रेजेंस में ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो बॉडी में नॉर्मल अमाउंट में जो इनकी फॉर्मेशन होती है, और फर्दर ब्लीडिंग के प्रोसेस में जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हेल्प करते हैं ताकि ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाए और पर्सन जो है उसको किसी भी तरह के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ना रहे। सो फैक्टर 7 और फैक्टर 8 अगर आप दोनों को देखो तो दोनों फैक्टर्स जो हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सो व्हेनेवर बॉडी में कहीं पे भी इंजरी होती है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स की जब फॉर्मेशन होगी तो उनकी फॉर्मेशन के ड्यूरिंग जो है पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्म होगा, जो एक्सट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन है उसकी फॉर्मेशन होगी, और एक्सट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो क्या करेगा, फर्दर ब्लीडिंग के प्रोसेस को रोकने में हेल्प करेगा। ओके Yes. इसमें से किसी को कोई डाउट्स? No, ma'am. ओके ओके, लेट जसप्रीत गेट कनेक्ट, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है फैक्टर स्टार्ट करते हैं।
Good morning, Jaspreet. Good morning, ma'am. Jaspreet, we have started the clotting factors, okay? सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है 6 क्लॉटिंग फैक्टर्स कर लिए थे, तो टुडे वी हैव डन द 7th क्लॉटिंग फैक्टर एंड 8th क्लॉटिंग फैक्टर. सो फॉर यू आई विल लिटिल बिट रिपीट. सो फैक्टर जो 7 है इसको हम लोग प्रो कन्वर्टिन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं. तो जो फैक्टर 7 होता है ये हमेशा जो प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर है, फैक्टर नंबर 2 है हमारे क्लॉटिंग का, उसके साथ जो है इन्वॉल्व होता है, हेल्प करता है ताकि जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो सके. तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में जब कन्वर्ट करना है तो इस फैक्टर की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. सो जो हमारा फैक्टर नंबर जो 7 है जिसको हम लोगों ने प्रो कन्वर्टिन के नाम से बोला है, ये फैक्टर जो है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन की फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होता है. इट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर और इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो हमारे लिवर के अंदर होती है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के. ओके. Yes, ma'am. जो फैक्टर 7 है ये काफ़ी हीट स्टेबल है, 56 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और इसकी जो नॉर्मल रेंज है दैट इज़ 50 to 150%. जब कभी भी फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी होती है तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन APTT टेस्ट की वैल्यू जो है वो नॉर्मल पाई जाती है. इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने फैक्टर 8 स्टार्ट किया था. फैक्टर 8 को हम लोग एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए के नाम से जानते हैं. सो जब कभी भी किसी पर्सन को हीमोफिलिया नाम की डिजीज़ होती है तो इस फैक्टर की डेफिशिएंसी जो है उसके ब्लड में पाई जाती है. इसकी नॉर्मल रेंज भी 50 to 150% है. सो नॉर्मली हमारे प्लाज्मा के अंदर जो है पाया जाता है ये क्लॉटिंग फैक्टर जो है. सो फिब्रिनोजन के साथ एसोसिएटेड रहता है, नेचर में प्रोटीन होता है. सो जब कभी भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि हीमोफिलिया होता है तो बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती है जो कि प्लेटलेट्स की ब्रेक डाउन करती है और प्लेटलेट्स को जो डैमेजिंग होने की वजह से जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स भी इतने ज़्यादा इनएक्टिवेट नहीं रहते क्योंकि फैक्टर 8 स्पेशली इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है. सो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट फैक्टर, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज फैक्टर नंबर 9 जिसको हम लोग क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं या फिर इसको हम लोग प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट के नाम से भी जानते हैं. तो सबसे पहले इस फैक्टर के नाम की बात करते हैं कि इसको क्रिसमस फैक्टर क्यों बोला गया है. सबसे पहले जिस पेशेंट में इस फैक्टर की डेफिशिएंसी पाई गई थी उसको हम लोग, उसका नाम जो था क्रिसमस था, तो उस बंदे के नाम पे इस फैक्टर का नाम जो है फैक्टर 9 का नाम जो है क्रिसमस फैक्टर डाल दिया. तो अगर हम लोग नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसकी नॉर्मल रेंज भी 15 to 50% होती है. इस फैक्टर की फॉर्मेशन जो है लिवर के अंदर ही होती है और जो ये फैक्टर है इंट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन मतलब प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है उसकी फॉर्मेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रेजेंस ज़रूरी होती है. जब कभी भी इस फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है तो हीमोफिलिया बी हो जाता है. सो हीमोफिलिया जो बी है तो आप लोग इस फैक्टर को एंटी हीमोफिलिक बी फैक्टर बोल सकते हो. उसमें पहले जो फैक्टर 8 था वो कौन सा था, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, और जो ये वाला फैक्टर है दिस इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी. सो जो पेशेंट हीमोफिलिया बी से सफ़र्ड है उनमें फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी पाई जाती है. जो हीमोफिलिया बी डिजीज़ है ये क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, मेल्स में ज़्यादा पाई जाती है. सो इस फैक्टर की सिंथेसिस लिवर के अंदर होती है. एल्युमिनियम जो हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इसको एब्जॉर्ब कर लेता है. जो फैक्टर नंबर 9 है हीट लेबाइल है, अगर हाई हीट के ऊपर इसको रखोगे तो इसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है. बाकी के फैक्टर में तो 56 था लेकिन फैक्टर जो 9 है इसमें क्या है 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही इस फैक्टर की डिस्टॉर्शन होनी स्टार्ट हो जाती है. अमोनियम सल्फेट जो है उसके साथ प्रेसिपिटेट कर जाता है. तो इसका क्रिसमस नाम क्यों पड़ा वो मैंने आप लोग को बता दिया कि हीमोफिलिया बी डिजीज़ होती है क्रिसमस फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से. सो सबसे पहले क्रिसमस नाम का पेशेंट था जिसमें हीमोफिलिया बी डिजीज़ पाई गई और फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी पाई गई है.
जो ये फैक्टर है इसकी डेफिशिएंसी अगर होती है उसको आप लोग कैसे रिकग्नाइज कर सकते हो, एपीटीटी टेस्ट के थ्रू। जो ब्लीडिंग टाइम है एपीटीटी का, जो नॉर्मल रेंज है एपीटीटी की, वो इंक्रीज हो जाएगी जब कभी भी फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। तो क्या बताया मैंने आप लोगों को फैक्टर 9 के बारे में कि इसको क्रिसमस फैक्टर या इसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट के नाम से भी जानते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज 15 to 50% तक होती है। और जो फैक्टर है फैक्टर नंबर 9 इंट्रिंसिक मतलब कि प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जिस पेशेंट को हीमोफिलिया बी डिजीज होती है उसमें फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी पाई जाती है। जो हीमोफिलिया डिजीज है सेक्स लिंक्ड डिजीज है और रिसेसिव डिजीज है। फैक्टर 9 की फॉर्मेशन जो है लिवर के अंदर ही होती है विटामिन के की प्रेजेंस में, लेकिन जो ये फैक्टर है फैक्टर नंबर 9 ये काफ़ी हीट लेबाइल होता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है इस फैक्टर की डिस्टॉर्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी जो है फैक्टर 9 जो है रिएक्ट कर जाता है और इसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है। सबसे पहले क्रिसमस नाम का एक पेशेंट था जिसमें हीमोफिलिया बी डिजीज़ पाई गई, तो उस पेशेंट के नाम पे ही इस फैक्टर का नाम क्रिसमस फैक्टर रख दिया गया। और इस फैक्टर की डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए आप लोग एपीटीटी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। एपीटीटी की वैल्यूज़ जो है वो प्रोलॉन्ग्ड आएंगी अगर इस फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है तो। नेक्स्ट वन इज़ द फैक्टर नंबर 10 जिसको हम लोग स्टुअर्ट के नाम से जानते हैं, स्टुअर्ट और प्रार फैक्टर। अगर रेफरेंस रेंज की बात करें, नॉर्मल रेंज की बात करें, तो हमारा जो फैक्टर नंबर 10 है इसकी नॉर्मल रेंज भी 50% टू 150% होती है। इसकी फॉर्मेशन भी हमारे लिवर के अंदर होती है और विटामिन के की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके यस मैम। इसके अलावा क्या है, जो ये फैक्टर है हमारा फैक्टर नंबर 10 है, इसकी डेफिशिएंसी बॉडी में कब होती है, जब किसी भी पर्सन को ब्लड थिनिंग मेडिसिन दी जाती है, एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन दी जाती है ताकि उनके बॉडी में क्लॉट ना बने। डाइकोमेरिन सबसे जो है एक नॉर्मल एग्जाम्पल है जिसके केस में काफ़ी सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स की जो प्रेजेंस है उनकी जो डेफिशिएंसी है वो पाई जाती है। अगर फैक्टर 10 की जो है डेफिशिएंसी हो जाती है तो पर्सन में हेमोरेजिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, लेकिन काफ़ी माइल्ड होते हैं। फैक्टर 10 जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल है, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इस फैक्टर की जो लाइसिस है वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब आप सिंपली बोल सकते हो कि फैक्टर 10 भी जो है वो हीट लेबाइल फैक्टर है। 56 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी डिस्टॉर्शन स्टार्ट हो जाती है। इस फैक्टर की डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए काफ़ी सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लॉटिंग टाइम टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट या एपीटीटी वगैरह है, इनके वैल्यूज़ जो है वो प्रोलॉन्ग्ड पाए जाते हैं, लेकिन प्लेटलेट काउंट जो है वो नॉर्मल पाया जाता है। दिस वाज अबाउट द फैक्टर 10। नेक्स्ट वन इज़ द फैक्टर नंबर 11। फैक्टर 11 को हम लोग प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट या फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी के नाम से जानते हैं। फैक्टर 9 हम लोगों ने किया, जिसको हम लोग एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी बोल देते हैं। फैक्टर 8 को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए और फैक्टर 11 को हम लोग एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी बोल देते हैं। तो इन फैक्टर्स के नाम जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए बी सी रखे हैं वो हीमोफिलिया डिजीजेस के बेसिस पे रखे गए हैं। हीमोफिलिया जो है ए बी एंड सी टाइप का होता है, तो किस हीमोफिलिया में कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी है उसके बेसिस पे ही इन फैक्टर्स को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी बोल दिया गया है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है दैट इज आल्सो 150 टू 150% है। ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है नेचर में, जिसकी फॉर्मेशन लिवर के अंदर होती है और विटामिन के की प्रेजेंस जरूरी है। लेकिन फैक्टर 11 के बारे में एक इंटरेस्टिंग थिंग है, जैसे मैंने आप लोग को प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2 के बारे में बताया था कि उसके दो जो एलिमेंट्स होते हैं। फैक्टर जो हमारा 11 है इसमें भी क्या है कि जो इस फैक्टर की दो चेन्स होती हैं।
सो मोनो आप लोग बोल सकते हैं 2 मोनोमेरिक यूनिट से कंबाइन होने के बाद ये फैक्टर बनता है जिसको हम लोग डायमर भी बोल देते हैं। सो इट इज डायमर इन नेचर। 2 चेन्स इसकी रहेंगी, दोनों चेन्स जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ जो है कंबाइंड रहती हैं। सो हेजमैन फैक्टर जो हमारा फैक्टर नंबर 12 है वो इस फैक्टर को एक्टिवेट करने में हेल्प कर देता है और ये थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। सो जब कभी भी हमारे इस फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, मेनली हीमोफिलॉइड डी टाइप जो डिसऑर्डर हो जाता है। ये डिजीज़ भी क्या है, जो हीमोफिलिक डिजीजेज हैं दे आर द सेक्स लिंक्ड, ओके, और डोमिनेंट फॉर्म में होती हैं। इसकी डेफिशिएंसी को रिकग्नाइज करने के लिए एपीटीटी टेस्ट जो है परफॉर्म करते हैं। सो एपीटीटी की वैल्यूज़ अगर हाई आती है तो फैक्टर नंबर 11 की डेफिशिएंसी जो है पाई जाती है। सो क्या बताया मैंने आप लोगों को फैक्टर 11 के बारे में कि इसको हम लोग प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी के नाम से जानते हैं, जिसकी नॉर्मल रेंज 50 to 150% होती है। इसकी डेफिशिएंसी को एपीटीटी टेस्ट के थ्रू परफॉर्म कर सकते हो। जो हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी फैक्टर 11 है ये 2 चेन्स के फॉर्म में होता है, डायमर की फॉर्म में होता है। दोनों चेन्स जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ में अटैच्ड रहती हैं। इस फैक्टर की जो फॉर्मेशन होती है हमारे लिवर के अंदर होती है विटामिन के की प्रेजेंस में, और हेजमैन फैक्टर जो कि फैक्टर नंबर 12 है वो जरूरी है इस फैक्टर की एक्टिवेशन के लिए। सो इस फैक्टर की डेफिशिएंसी फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी की वजह से माइल्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, और ये डिजीज़ भी क्या है, सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है, लेकिन रिसेसिव नहीं, डोमिनेंट फॉर्म में होती है। प्रोलॉन्ग्ड एपीटीटी क्या इंडिकेट करता है, फैक्टर नंबर 11 की डेफिशिएंसी को। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा फैक्टर नंबर 12, जिसको हम लोग हेजमैन फैक्टर, मैंने आप लोगों को फैक्टर 11 में भी हेजमैन फैक्टर बोला, सो हेजमैन फैक्टर बोल देते हैं, या कॉन्टैक्ट फैक्टर बोल देते हैं, या फिर इसको सरफेस फैक्टर भी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द फैक्टर नंबर 12, हेजमैन फैक्टर, कॉन्टैक्ट फैक्टर या फिर सरफेस फैक्टर। सो इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसकी नॉर्मल रेंज भी 50 to 150% तक ही होती है। सो इसकी फॉर्मेशन भी हमारे लिवर के अंदर होती है। सो दिस इज प्रोटीन इन नेचर। सो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है फैक्टर नंबर 12 का काफ़ी हाई होता है, ज़्यादातर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जब कभी भी हमारी स्किन के कांटेक्ट में आता है तब ये एक्टिवेट हो जाता है। इस वजह से इसको हम लोग सरफेस फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि सरफेस के कांटेक्ट में आता है, स्किन के कांटेक्ट में आता है। जो सपोज के कहीं ब्लीडिंग हुई, ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, तो प्लाज्मा के अंदर फैक्टर नंबर 12 प्रेजेंट रहेगा, और जब ये स्किन के कांटेक्ट में आता है, सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, क्लियर अप टू दिस टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। सो एपीटीटी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग फैक्टर नंबर 12 की डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए। सो अगर पर्सन में फैक्टर 12 की डेफिशिएंसी है तो एपीटीटी की जो वैल्यूज़ है वो प्रोलॉन्ग्ड पाई जाती है। एंड नाउ वी विल डू द लास्ट फैक्टर, दैट इज़ द फैक्टर नंबर 13, जिसको हम लोग फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी बोल देते हैं। सो इसके नाम से ही इंडिकेशन हो रही है कि जब भी कभी क्लॉटिंग प्रोसेस होगा तब उस फॉर्म्ड हुए फिब्रिन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा, उसको इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा इस फैक्टर को हम लोग लकी लोवेंड फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, लकी लोवेंड फैक्टर। सो जो ये फैक्टर नंबर 12 है, फैक्टर नंबर 12 को कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है हमारा फैक्टर नंबर 12। सो इसका काम क्या है, क्लॉट की सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है। अगर क्लॉट इनसॉल्युबल होगा तभी वो ब्लीडिंग को स्टॉप कर पाएगा, तो फैक्टर नंबर 12 उसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देता है ताकि फॉर्म क्लॉट की फॉर्मेशन हो सके। सो इसकी नॉर्मल रेंज भी
डिलीवरी 50% टू 150% होती है। सो इसकी डेफिशिएंसी को डिटेक्ट करने के लिए क्लॉट रिट्रैक्शन टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है। सो क्लॉट जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा विद इन 1 to 2 आवर्स अगर इस फैक्टर की डेफिशिएंसी हुई तो। इसके अलावा लिवर डिजीज़, सिकल सेल डिजीज़ या प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग फैक्टर 13 की जो है डेफिशिएंसी नॉर्मली पाई जाती है। जब वो कंडीशंस जो है प्रेगनेंसी के बाद, सपोज के प्रेग्नेंट फीमेल है, उसमें अगर फैक्टर 13 की डेफिशिएंसी है तो डिलीवरी के बाद वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। इसके अलावा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हार्ट की डिजीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, उस केस में भी इस फैक्टर की डेफिशिएंसी जो है पाई जाती है। सो फैक्टर नंबर 13 लास्ट फैक्टर नोन एज द फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर या फिर लैकी लोवेंट फैक्टर। इस फैक्टर का काम क्या है? क्लॉट को स्टेबलाइज करना। सो इनसॉल्युबल क्लॉट, सॉल्युबल जो फिब्रिन क्लॉट है उसको इनसॉल्युबल फिब्रिन क्लॉट में कन्वर्ट कर देता है ताकि वहाँ पे सॉलिड क्लॉट की फॉर्मेशन हो सके और ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो सके। इस फैक्टर की डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए क्लॉट रिट्रैक्शन टाइम टेस्ट आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। लिवर डिजीज़, स्किन डिजीज, सिकल डिजीज़ या फिर प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग इस फैक्टर की डेफिशिएंसी जो है पाई जाती है, या फिर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में भी फैक्टर 13 की डेफिशिएंसी नोट डाउन की जाती है। So what we have done today? Today we have done the rest of the factors which were the pending from the last class. So total जो है 7 factors आज हम लोगों ने किए। सबसे पहले फैक्टर नंबर 7 प्रो कन्वर्टिन फैक्टर, उसके बाद हम लोगों ने फैक्टर नंबर 8 किया एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, उसके बाद हम लोगों ने फैक्टर नंबर 9 किया क्रिसमस फैक्टर जो हम लोगों ने किया। इसके बाद नेक्स्ट जो है फैक्टर नंबर 10 स्टूअर्ट फैक्टर या प्रार फैक्टर, फैक्टर नंबर 11 पीटीए प्रोथ्रोम्बिन एंटीसीडेंट या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर नंबर 11 किया हम लोगों ने, ओके 11 इज डन। फैक्टर नंबर 12 किया हम लोगों ने हेजमैन फैक्टर या कॉन्टैक्ट फैक्टर या सरफेस फैक्टर इनको हम लोग बोल देते हैं। एंड लास्ट फैक्टर इज द फैक्टर नंबर 13 जिसको हम लोग फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर या लैकी लोवेंट फैक्टर बोल देते हैं। सो टेल मी इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स अप टू दीज फैक्टर्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, then fine. In the next class we will then do the blood clotting procedure. Okay.